हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट पार्ट 1 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, जी.के. मेहता, अमित्य सेन, जगदीश भगवती के बारे में है। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछ सकता है, तो एग्जाम इंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ कौटिल्य से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की? तो इसमें ऑप्शन, इसका उत्तर है मगध। मगध के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा करता है जो काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है धन के उत्पादन से। उसका संबंध किससे है? धन के उत्पादन से। वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है धन के उत्पादन से। कौटिल्य का चाडूडल चाडूडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विदेश नीति से। किससे संबंधित है? विदेश नीति से। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कार्य के अनुसार होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कार्य के अनुसार होना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो सबसे अधिक संबंधित है विदेशी प्रशासन से। किससे संबंधित है? विदेशी प्रशासन से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शैली है, तो अर्थशास्त्र की शैली है गणात्मक। अर्थशास्त्र की शैली है गणात्मक। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सातों अंग है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सातों अंग मित्र है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग होता है। दुर्ग कितने होते हैं? 4 दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 होते हैं। साप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौटिल्य है। साप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौटिल्य हैं। कौटिल्य के अनुसार षड्गुणनीय नीति के कितने लक्षण हैं? तो इसके लक्षण 6 लक्षण हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। अधिकरणों की संख्या 15 है। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है? तो 12 राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है। आधुनिक आर्थिक विचार दृष्टित्व होते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, अब हुई थी 321 से 396 ईसा पूर्व हुई थी। अब जानेंगे इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ दादा भाई नौरोजी से। कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो महान बुजुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी महान बुजुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। प्रोबेबिलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। प्रोबेबिलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया है। द इंडियन इकोनॉमिस्ट के लेखक हैं।
कौन है? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष भाषण में सर्वप्रथम स्वराज की मंत्र दिया था। स्वराज की मंत्र दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब कब की है? 1886 कोलकाता में, 1893 लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेहरू जी ने कब इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश सांसद के लिए चुनाव लड़ा था? तो 1892 में इन्होंने इंग्लैंड में रहकर ब्रिटिश सांसद के लिए चुनाव लड़ा था। दादा भाई नेहरू जी संबंधित थे, किससे संबंधित थे? नरमपंथी दल से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने 1867 में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। दादा भाई नेहरू जी किस अधिवेशन के सदस्य थे? तो 1886, 1893 और 1906 के सदस्य। भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा आवश्यक है, किसने कहा था? तो ये कहे थे दादा भाई नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया था? तो यह रखा गया था दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, कहाँ की थी? लंदन में की थी। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारत की आशा कहा जाता है किसको? दादा भाई नेहरू जी को भारत की आशा कहा जाता है। स्पीड एंड टाइटिंग के लेखक हैं, कौन है? दादा भाई नेहरू जी। स्पीड एंड टाइटिंग के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। ये आर्थिक निर्गम सिद्धांत दिया है, कौन दिया है? दादा भाई नेहरू जी ने दिया है आर्थिक निर्गम सिद्धांत। अब जानेंगे हम आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्त के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो रमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, कौन है? आरसी दत्त या रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1899 में। इंडिया इन विक्टोरियन एज संबंधित है, किससे संबंधित है? इंडिया इन विक्टोरियन एज, तो यह संबंधित है रमेश चंद्र दत्त से। रमेश चंद्र दत्त किस प्रकार के भूमि व्यवस्था के पक्षधर थे? तो यह थे अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती के भूमि व्यवस्था के पक्षधर थे। दत्त ने भारत की निर्धनता को दूर करने के सुझाव दिए। तो इसमें उन्होंने 3 सुझाव दिए। कुटीर उद्योग का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, राजकीय व्यय में मितव्ययिता। अब नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के इकोनॉमिक थॉट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जानेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन के लेखक हैं
अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज संबंधित है शोध पत्र से। किससे संबंधित है? शोध पत्र से। भारत की कृषि संबंधित समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है। औद्योगिकरण किसने कहा है? तो ये कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सार्वजनिक वित्त के मुद्दों से संबंधित विचार हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कब प्रवेश लिए थे? तो 1916 में इन्होंने इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। दलितों के सामाजिक अछूत द्वारा के लिए निर्मित संगठन बहिष्कृत द्वितीयकरणी सभा का गठन हुआ। कब हुआ था? 1942 में। डॉक्टर भीमराव द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं, क्या है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट, हु वर सुद्राज, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स। ये भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर को विश्व के पहले व एकमात्र व्यक्ति के रूप उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेज। डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेज उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश था, क्या था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जानेंगे इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ लोहिया के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस कार्यकारिणी के किस मंत्रालय का सचिव पद संभाला? तो इन्होंने विदेशी विभाग का सचिव पद संभाला था। देशी रियासतों के विलय का समर्थन किया था। कौन किया था? राम मनोहर लोहिया। हिंद किसान पंचायत की स्थापना कराया था। कौन कराया था? राम मनोहर लोहिया ने हिंद किसान पंचायत की स्थापना कराया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रमुख रचना है मार्क गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क गांधी एंड सोशलिज्म, ये रचना राम मनोहर लोहिया की है। लोहिया ने चौखंब का विवरण दिया था। कहाँ से दिया था? एक्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। कहाँ से दिया था? एक्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी से चौखंब का विचार दिया था। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखा? लुई फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था।
गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस महन। थॉमस महन जो गांधी ऑन नॉन वायलेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस महन। गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। किसको? खाकी को। गांधी जी के अनुसार काला कानून है, काला कानून रोलेट एक्ट जो है काला कानून है गांधी जी के अनुसार। निक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की किए थे महात्मा गांधी जी। 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन हुआ था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना की थी। कब की थी हरिजन समाज की स्थापना? 1932 में। गांधी जी ने किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण और खेड़ा कृषक आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी ने समर्थक थे इसके कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो उन्होंने अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किसके खिलाफ किया? तो इन्होंने नमक के ऊपर कर या टैक्स के खिलाफ दांडी मार्च निकाला था। अब जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इकोनॉमिक्स थॉट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1916। कहाँ हुआ था? मथुरा में। दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नवचर्चित हुए। कब कब हुए थे? 1967 में अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। दीनदयाल उपाध्याय ने साप्ताहिक पत्रिका निकाला। उस पत्रिका का नाम पंचजन्य था। दीनदयाल के अनुसार भारतीय संस्कृत का जीवन दर्शन है एकात्मक मानववाद। दीनदयाल उपाध्याय भारी उद्योग के खिलाफ थे क्योंकि ये पूंजी प्रधान थे। इनका उत्पादन एवं प्रबंध जटिल था। ये बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल थे। दीनदयाल उपाध्याय भारी उद्योग के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि ये पूंजी प्रधान थे। इसका इनका उत्पादन एवं प्रबंध जटिल था। ये बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल थे। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियमित करती है? तो उत्पादन, उपभोग, उपभोग और वितरण जो है आर्थिक जीवन को नियमित करती है। उपभोगवाद, स्पर्धावाद एवं वर्ग संघर्ष का आधार है। अनियंत्रण उत्पादन का ये उपभोगवाद, स्पर्धावाद, वर्ग संघर्ष का अनियंत्रित उत्पादन का आधार है। मानव का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? जीवित रहने की इच्छा मानव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार
आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? तो सभी को काम का अधिकार होना चाहिए। यही दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। उपाध्याय जी के अनुसार मानव के लिए ही मूलभूत आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है मानव के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। ये पांचों चीज काफी महत्वपूर्ण है मानव के जीवन में। बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य करता है। कौन? धर्म। धर्म बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य करता है। तीन ऋण का सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? दीनदयाल उपाध्याय ने तीन ऋण का सिद्धांत दिया था। उपाध्याय जी के अनुसार शिक्षा माध्यम है। क्या माध्यम है? संस्कार, स्वाध्याय, अध्यापन जो है शिक्षा का माध्यम है। उपाध्याय जी के अनुसार आय के वितरण के समान स्थिति होना चाहिए। एक रेशियो 20 होना चाहिए। बेकारी की समस्या के लिए उपाध्याय जी इसे दोषी मानते हैं। तो ये दोषी मानते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दोषी मानते हैं। उपाध्याय जी ने किन के सात बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक आवश्यक बताया है? विश्वेश्वरैया के लिए आवश्यक बताया। अब हम जानेंगे जेके मेहता के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जेके मेहता का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1901। अर्थशास्त्र वह विद्वान है जो मानवीय आचरण का इच्छा शक्ति अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। यह परिभाषा है जेके मेहता जी का। यह परिभाषा किसका है? जेके मेहता जी का। जेके मेहता का दृष्टिकोण अर्थशास्त्र के प्रति सांस्कृतिक एवं परंपरा के अनुकूल था। परंपरा के अनुकूल है। मेहता की प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र के मूलाधार। अर्थशास्त्र के मूलाधार जो है मेहता की प्रसिद्ध रचना। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार दिया है। किसने दिया है? मेहता ने, जेके मेहता ने। जेके मेहता की प्रमुख पुस्तक है स्टडी इन एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी। स्टडी इन एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब जानेंगे अमित्य सेन के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अमित्य सेन की प्रमुख कृतियां हैं इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल, द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक ऑफ द हंगर। बिना सामाजिक सुधार की कल्याणकारी आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। किसने कहा था? अमित्य सेन ने कहा था। अमित्य सेन के अनुसार सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन का मुख्य प्रमुख कारण है शिक्षा का सार्वभौमिक तरण। सार्वभौमिक तरण, शिक्षा का सार्वभौमिक तरण। संसाधन मूल्य एवं विकास रचना है। संसाधन मूल्य एवं विकास रचना है किसका? अमित्य सेन का। ह्यूमन डेवलपमेंट एडिक्ट्स को विकास करने में सहायता प्रदान किया है।
तो इसने किया है सहायता प्रदान। अमित सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकास करने में सहायता प्रदान की है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की कल्पना दी थी, इसने दी थी कल्याणकारी अर्थशास्त्र की संकल्पना तो अमित सेन ने। अब जानेंगे जे भगवती, जो कि अंतिम टॉपिक है, इनके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जे भगवती जगदीश भगवती का जन्म हुआ था 26 जुलाई 1934 में। जगदीश भगवती प्रसिद्ध थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? जगदीश भगवती। जगदीश नटवरलाल भगवती प्रसिद्ध थे, जगदीश का नटवरलाल भी नाम था। ये प्रसिद्ध थे व्यापार हेतु मुक्त व्यापार हेतु जगदीश भगवती या नटवरलाल भगवती प्रसिद्ध थे। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतर की प्रक्रियाएं हैं। इसने कहा था, जगदीश भगवती ने कहा था। क्या कहा था? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतर की प्रक्रियाएं हैं। द केस ऑफ फ्री ट्रेड के लेखक हैं, द केस ऑफ फ्री ट्रेड के लेखक जगदीश भगवती हैं, जगदीश भगवती। तो ये अंतिम था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर educational video।